Hello everyone, welcome to Gate Academy. So as we were discussing our questions from SSC PYQs, we have already discussed the paper from 9th of October and 10th of October. Now we are discussing the paper of 11th October. In this also we are here in part 2. This means that we have already completed question number 1 to question number 20. In today's lecture we are going to complete to solve the questions from question number 20. Okay. तो एसएससी के पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जान रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ भाई मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कैसे सॉल्व मालूम चलेगा, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके समझ आएंगी। ठीक है। प्लस दूसरी बात यह है कि आपको एक जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे एनकाउंटर करोगे कि जो एटा को नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है, तुरंत नहीं बनने वाले, आप देख के समझ जाओगे उसको कि हाँ भाई मुझे इसमें समय थोड़ा लगने वाला है। तो एक बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यार मैं एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय दे दूंगा अगर, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है कि यार बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा लेंदी सा है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना थोड़ी देर के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर दैट टाइम बीइंग आप उसको स्किप कर दीजिए। पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, अपने पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर जब आपके जो आखिरी में कुछ समय बचेगा उसमें आप आएंगे वापस और फिर अपने ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको लगता है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट वो टाइम टेकिंग। ठीक है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए अपने जो पीवाईक्यू की सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, let me tell you and let me brief you about the various different courses that are ongoing on Gate Academy app. Okay, so if you are an aspirant of any state AE and JE एग्जाम्स, ठीक है, मीन्स आपके स्टेट में कोई सा भी AE का एग्जाम, कोई भी JE का एग्जाम, PYQ का एग्जाम, मतलब सॉरी PSU का एग्जाम, PYQ निकल रहा है मुझ से, ठीक है, PSUs के जो एग्जाम्स होते हैं इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कोर्स गेट एकेडमी ने लॉन्च किया हुआ है। दैट इज ऑल स्टेट AEJ का हमारा कोर्स है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, CBT1 CBT2 जिस एग्जाम में है पॉसिबल जैसा सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है at a price of only 777 rupees, and that too for all the branches. All the branches means electrical engineering, electronics and communication, civil engineering and mechanical engineering। ठीक है, तो इन सभी चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास है AEJ का ऑल स्टेट AEJ की कोर्स एट ए प्राइस ऑफ 777 रुपीज। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जो हम लोग जिस एग्जाम की अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं ज़्यादा, दैट इज SSC JE, जिसका कि आपको अक्टूबर के एंड में आपको एग्जाम डेट भी मालूम चल गया। अगर आप SSC JE की प्रिपरेशन करना चाहते हो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, बट आपको चाहिए क्या, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहेगा कि हाँ भाई आपको ये चीज़ें इस तरीके से आपको पढ़नी है। वो सब चीज़ें कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी आपको, आपको हमारे कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज SSC JE का हमारा जो कोर्स है 777 रुपीज में CBT1 स्टेज 1 दैट इज नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पार्ट, plus stage 2 that is purely technical part, and a level above the stage 1, the difficulty level of stage 1 technical means जो CBT2 आता है उसका जो लेवल है वो CBT1 के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो मतलब एक स्टेप दो स्टेप अबव ही रहता है, बिकॉज जो CBT2 है वो प्योरली टेक्निकल एग्जाम है ना। तो अगर आप उसको उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो, तो आपके लिए जो हमारा SSC का कोर्स है केवल और केवल 777 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल 3 ब्रांचेस में एग्जाम होते हैं। तीनों ब्रांचेस के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार कोर्स अवेलेबल है। अगर हम लोग इसी तरीके में आगे चलें और देखें कि अगर आप SSC JE के साथ साथ में कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आने वाले समय में RRB JE का एग्जाम आने वाला है, जिसका कि अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बट वो काफ़ी पहले का नोटिफिकेशन था। फिर एक नोटिफिकेशन आएगा एज पर उसका जो हम लोग को कैलेंडर वगैरह मिला था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो RRB JE का जो CBT1 अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, केवल और केवल CBT1 जिसके अंदर हम आपको नॉन टेक्निकल पार्ट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज RRB JE की CBT1 में नॉन टेक्निकल पार्ट आता है पूरा। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मैंने काफ़ी अच्छा टेक्निकल से तैयारी कर चुका है, मुझे अब बस नॉन टेक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आप नॉन टेक वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो हमारे CBT1 के कोर्स से। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा नॉन टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, मुझे बस टेक्निकल की ज़रूरत है, टेक्निकल में गाइडेंस चाहिए, मुझे पता करना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो ये जो CBT2 का कोर्स है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। केवल और केवल 499 के प्राइस में आपको यहाँ पे CBT2 में कंप्लीट आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। बट अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, है ना, मुझे हर चीज़ जाननी है टेक्निकल से नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरी पार्ट
ऑफ द एग्जाम। तो आपके लिए हमारे पास जो कोर्स है दैट इज CBT1 प्लस CBT2 का कोर्स केवल और ये भी केवल मात्र 777 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो हमारे पास कोर्सेज है ये हमारे लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इन चारों ब्रांचेस के अंदर हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप में। ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारे ई बुक्स हैं, वेरियस हम लोग ने ई बुक्स लॉन्च किए हैं हमारे पास अभी। देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का हम लोग ने ई बुक लॉन्च किया है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसके अंदर हमने आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए 2010 से लेकर 2024 तक के। पेपर 1 के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट आता है वो काफ़ी क्रुशियल है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज 50 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और आपको एटलीस्ट 44 प्लस यहाँ से स्कोर करने ही करने हैं। और हर बार एग्जाम का जो पैटर्न रहता है जो अपना इसका रीजनिंग वाले पार्ट का वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। तो वो सेम वाला जो पार्ट है हमारा, क्योंकि आपको PYQ सॉल्व करने रहेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये ई बुक आपके लिए लॉन्च किया है। केवल कितने प्राइस में, मात्र 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में ये ई बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देन आफ्टर दैट हम लोग अगर जो SSC JEE की बात करें तो SSC JEE के अंदर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के हों चाहे मैकेनिकल के हों चाहे सिविल के हों, तीनों के लिए हमारे पास ई बुक्स अवेलेबल है। ठीक, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल का बता दूं कि इलेक्ट्रिकल का हम लोग का जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ई बुक में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी CBT1 में आए हुए टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिए जा रहे हैं 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में। Then after that, if you want to prepare for UPPCL JEE exams, which is जिसका नोटिफिकेशन हम लोग उम्मीद करेंगे कुछ मंथ्स के अंदर आ जाएगा, तो UPPCL JEE की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो UPPCL JEE का जो हमारा कोर्स है 999 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस दैट इज इंक्लूडिंग GST ऑल्सो, ये आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। और इनमें से अगर आपको कोई भी कोर्सेज में एनरोल करना है, इसके अलावा भी आप कोई भी कोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट एकेडमी के पास आप सभी के लिए एक अच्छा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है गेट एकेडमी के ऐप में। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए आप। इसके अलावा भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पे चीज़ें आपको अकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाए। ठीक है। करना क्या होगा यार, करना यह होगा कि आपको जाना है प्ले स्टोर में जाइए, गेट एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाके अपना नंबर ईमेल आईडी से एनरोल कीजिए। देन आफ्टर दैट वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर के जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, नीड के अनुसार जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर का, जिसके अंदर हम लोग 11 अक्टूबर के पार्ट 2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 से फर्दर जितने हम सॉल्व कर पाएंगे विद इन आवर जो हमारा टाइम स्पैन है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। 20 ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। कौन से उसमें ऑपरेट करता है, स्विच ऑन है तो किसमें, सैचुरेशन में, स्विच ऑफ मतलब कट ऑफ। ठीक, ये सब चीज़ों को हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत की जाए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर यूज्ड इन विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन यहाँ बने हुए थे, देख लेते हैं। दे आर यूज्ड इन बोथ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि हमें इनकरेक्ट हमको बताना है तो करेक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं, ये करेक्ट है बिकॉज जो विंड पावर प्लांट है या विंड जनरेटर्स जो रहते हैं हमारे, उसके अंदर क्या चीज़ है, जरूरी नहीं है कि आपका जो एयर का फ्लो है, जो विंड है वो हमेशा एक ही नॉर्मल एक कांस्टेंट स्पीड से हो, वेरिएबल स्पीड रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन चीज़ों को बनाते हैं, है ना। ठीक। Then after that they work within a narrow speed range which is slightly above the synchronous speed। तो जो हमारा इंडक्शन जनरेटर होता है, जनरेटर जो वर्क करता है थोड़ा सा अबव ही वर्क करता है सिंक्रोनस स्पीड के। बिल्कुल ठीक है। सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस स्पीड को थोड़ा सा बिलो वर्क करता है। देन ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर मोर एक्सपेंसिव देन वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर। तो ये जो ऑप्शन सी है हमारा, दिस ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। कौन सा करा लेंगे यार, आज ये वाला लेते हैं। क्यों है ऑप्शन सी इसमें से इनकरेक्ट है, हमको इनकरेक्ट ही बताना है। अच्छा ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन नीचे ऑप्शन ए, ऑप्शन ओनली बी, ऑप्शन ए बी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, अपन एक नॉर्मल इंडक्शन जनरेटर की बात करें, नॉर्मल इंडक्शन मोटर के अंदर की भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन का पार्ट पढ़ते हैं, तो वहां हम लोग ने देखा है कि जो इंडक्शन जनरेटर हो चाहे इंडक्शन मोटर हो, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक वाउंड रोटर रहता है ना, और दूसरा क्या रहता है, दूसरा रहता है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक।
ये जो बाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा क्या रहते हैं, एक्सपेंसिव रहते हैं एज कम्पेयर टू आवर स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर। स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर सस्ते होते हैं, ज्यादा रोबस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू बाउंड रोटर। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी क्या बोलना चाहिए एप्लीकेशन है। जो बाउंड रोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी अच्छा रहता है ना, बट वो चीजें यहाँ पे स्क्विरल केज में थोड़ी सी हम लोग को नहीं मिल पाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं डबल केज बनाते हैं। ठीक, वो सब चीजें तो चलो ठीक है, बात की बात है। बट फिलहाल जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या है, इस पूरे स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विंड एप्लीकेशन वाला जो विंड पावर प्लांट वाला जो पार्ट है वो पता रहेगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ये आप इन जनरल भी अगर आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा तो ये आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a standard voltage between any two phase in three phase four wire secondary distribution system is, कितना रहता है एक स्टैंडर्ड वोल्टेज बात की जाए तो, किसके किसके बीच में बोल रहा है, एनी टू फेजेस। जब दो फेज की बात करेगा तो दो फेज के बीच में लगभग 400 के आसपास कोई वोल्टेज दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ये हमारे दो फेज के बीच में है, मतलब आर वाई बी की बात करूं तो आर और वाई के बीच में, ये आर वाई बी न्यूट्रल, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज रहेगा ये इसकी बात कर रहा है 400। और अगर एक फेज और एक न्यूट्रल की बात करेंगे तो कितना होगा 230, 220, 230, 240 जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा वहां पे वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये भी 400, 415 ये भी लमसम वैसा रहता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, in two or more sinusoidal wave sorry when two or more sinusoidal waves are precisely in step with one another they are said to be। अब कह रहा है कि दो साइनोसोडल वेव्स हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, दो साइनोसोडल वेव्स हैं हमारे पास। ठीक, आर प्रिसाइजली इन स्टेप विद वन अनदर, वन एक दूसरे के पास स्टेप में है, दिस मीन्स दैट दे आर इन फेज विद ईच अदर। ठीक है, इन स्टेप मीन्स दे आर इन फेज विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ किस में है, फेज में है। क्लियर? they are in phase with each other। next is a repulsion start induction run single phase motor runs as an induction motor only when the commutator segments are short circuited। ऑप्शन नंबर सी ही है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जब एक रिपल्शन मोटर इंडक्शन रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की बात कर रहे हैं ये, तो इंडक्शन मोटर रन्स एज एन इंडक्शन मोटर ओनली व्हेन, कब ये करता है एज एन इंडक्शन मोटर के जैसा वर्क, तो जब मोटर स्टार्ट होता है रिपल्शन मोटर की तरह, तो एक एक एट ए प्री डिफाइंड स्पीड, एक प्री डिफाइंड स्पीड पे जब वो पहुंचता है तो हम क्या करते हैं ना, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब क्लोज होता है तो वो जो क्लोजिंग होती है वो क्या करता है, कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है। ठीक, तो जब वो कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर देता है तो उसके बाद जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट, देन आफ्टर दैट ये क्या करना, काम करना स्टार्ट करता है एज एन इंडक्शन मोटर के जैसा काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग जो होती है रिपल्शन मोटर के जैसा ही होती है, रिपल्शन मोटर के टाइप से इसमें स्टार्टिंग होता है, और जब वो स्टार्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच जाता है तब वो हमारा वहां पे क्या रहता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहती है। वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही एक प्री डिटरमाइंड स्पीड पे पहुंचता है हमारा रोटर, वो स्विच अपने आप को क्या कर देती है, क्लोज हो जाती है। और जब वो क्लोज होती है तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, शॉर्ट सर्किट कर देती है किसको, कम्यूटेटर सेगमेंट को। और जब एक बार कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो गया तो नाउ इट विल वर्क एज एन इंडक्शन मोटर। क्लियर है? तो इसके बाद ये क्या करता है, इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करता है। ठीक, अब ये जो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, इससे काफी जगह एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, है ना, जो कंप्रेसर्स वगैरह हैं, इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक, पंप वगैरह के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। पंप मीन्स बहुत बड़ा पंप मत इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर है। ठीक है, मतलब 1 किलोवाट वायर से कम से जो रहते हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं इसकी। क्लियर?
ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a phasing out test, a voltmeter connected to the winding shows deflection when the supply is given. This indicates that एक phasing out test हम लोगों ने किया, उसके अंदर एक वोल्टमीटर जो कनेक्ट किया था हम लोगों ने, वो क्या कर रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब सप्लाई इज गिवन, जब सप्लाई दी जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो देखो फेजिंग आउट टेस्ट जो होता है ये केवल और केवल किसमें हम लोग करते हैं, कि ये हम लोग करते हैं केवल और केवल 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के अंदर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग इसका नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका करने का रीजन क्या है, इसका करने का रीजन ये होता है कि टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेम फेज में है कि नहीं है। ठीक, तो फेजिंग आउट टेस्ट हम लोग ने किया, वोल्टमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया, दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दिस मींस दैट दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और फेजिंग आउट टेस्ट किस में किया जाता है, केवल और केवल 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के अंदर किया जाता है, टू फाइंड आउट वेदर द सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग आर बिलोंगिंग टू द सेम फेज और नॉट। क्लियर, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड इज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न रहता है किसी सोलिनॉइड के अंदर वो कैसा रहता है, कैसा रहता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन रहती है, परपेंडिकुलर लाइंस रहती हैं, कर्व्ड लाइंस रहती हैं, या सर्कुलर रहती है। तो एक सोलेनॉइड के अंदर की बात करें, चाहे आप कहीं पे भी बात कीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, हम लोग ऑल्दो जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल सोलेनॉइड में अगर बनाऊं तो ये हम लोग यहाँ पे शो कर भी देते हैं, एकदम ऐसे हौश पौश था, एकदम करीब में ऐसे ऐसे लाइंस बना भी देते हैं, बट ये जो अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ, इसको भी मैं अगर जूम इन करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे भी जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, हमेशा किस में रहते हैं, पैरेलल में रहते हैं। ओके, ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बनता है कि इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल हम लोग अगर एक उसकी भी बात करें, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, तो मैं ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल्स की बात करूं तो जो बाहर बाहर रहेगा उसमें क्या रहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, बट सेम 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 ऐसे टाइप का क्वेश्चन फ्रेम रहेगा, उसमें एक बात लिखी रहेगी कि इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, तो इनसाइड द मैग्नेट ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर रहती हैं। ठीक है, हम लोग को हमेशा ध्यान रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज going from start from originate from north and terminate to south, but inside the magnetic field lines will go from south to north, उल्टा हो जाता है अंदर में। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अपन थोड़े से क्या है उसको जल्दबाजी में उस चीज को स्किप कर जाते हैं, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्लियरली इंडिकेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इन ए पावर सिस्टम। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हम लोग को निकालना है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम, इसका जस्ट उल्टा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, एवरेज डिमांड नहीं आता, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम अपॉन सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम का जो मैक्सिमम डिमांड कितना होता है, हो सकता है या कितना सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड जाता है, वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, जितने भी आपके पास जो आपके डिमांड होते हैं उनके जो भी मैक्सिमम जो भी वैल्यू जाती है सबके सबके उसको ऐड करके लिखना है। तो आपको यहाँ से ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो है उसका क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, क्या रेशियो है, ये तो हमारा यहाँ से आ गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो है, डाइवर्सिटी फैक्टर
की वैल्यू कितने से कितने के बीच रहेगी, एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, कैसी होती है। तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर के मैं फॉर्मूले से अगर बात करूं तो मैक्सिमम डिमांड तो ठीक है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, न्यूमरेटर में तो है हमारे, बट जब आप सम ऑफ हर किसी के इंडिविजुअली जो भी किसी का मैक्सिमम डिमांड होगा उसको भी अगर आप ऐड करना स्टार्ट करोगे तो डिनोमिनेटर काफी ज्यादा हो जाएगा और आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस मीन्स दैट डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है, कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कोई डाइवर्सिटी फैक्टर बोला तो ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर आपसे पूछा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक से ज्यादा बड़े हैं, एक ही ऑप्शन एक से छोटा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, इतना सॉल्व करने की जरूरत है, डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा एक से छोटा ही आएगा। ठीक है, इवन इक्वल भी नहीं आता है, एक से छोटा ही रहता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, मतलब इस 50 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर किसी भी प्रकार का इंडक्टेंस नहीं है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2500। ठीक है, कनेक्ट कर दिया है, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अक्रॉस अ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ओके, the net impedance on the of the circuit is given by 93.07 ohm, find the value of reactive power। तो ठीक है, एक्टिव रिएक्टिव रिएक्टिव हम लोग को Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, Q के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग ये यूज कर सकते हैं, वी आई साइन फाइव। ठीक, बट इस वी आई साइन फाइव से हम लोग को इशू ये है कि हम लोग को कहीं भी फाइव वगैरह नहीं दिया हुआ है, काफी दिक्कत जाएगा हम लोग को साइन का वैल्यू निकालने में। दूसरा एक तरीका अपने पास ये है कि जैसा कि हम लोग पावर लिखते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, तो जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के में जो भी पावर डिसिपेशन होता है वो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारा एक्टिव पावर है। सिमिलरली मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं तो एक प्योरली, क्योंकि लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है इतना, मतलब अगर मुझे Q निकालना है तो बाई सेम लॉजिक मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं आई स्क्वायर एक्स निकालता हूं तो ये मेरा किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, आई स्क्वायर एक्स एल, है ना। अगर मैं आई स्क्वायर एक्सएल निकालता हूं तो ये मेरे किसके बराबर होगा, मेरे रिएक्टिव पावर के बराबर होगा। ठीक, तो रिएक्टिव पावर निकालना है मुझे, मुझे किसकी जरूरत है, करंट की। करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू आई होगी क्या, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। ठीक, वोल्टेज मेरा कितना है, वोल्टेज है मेरा 250 वोल्ट, और जेड की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, प्लस जो मेरा एक्स आएगा, अभी मैंने एक्स ही नहीं निकाला है। ठीक, तो मैं एक्स निकाल लेता हूं पहले। मेरा एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, एक्सएल की वैल्यू होगी 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ एल, 2 into 22/7 into frequency that is 50 into एल, एल की वैल्यू 0.25 दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 52 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स 11 टाइम्स गया, 7 3 21। ठीक है, ये 11 इंटू 2 22, 7 3 21, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 725 इंटू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 75 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग से सॉल्व हो जाना चाहिए बिकॉज वैल्यूज बहुत ज्यादा पास पास नहीं है। ठीक, चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको करते हैं हम लोग 50 का स्क्वायर प्लस, उसको तो यार फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। इसको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 11, 550, 550 डिवाइडेड बाई 7। अरे यार करते रहना, मैं
टाइम वेस्ट होगा। टू इंटू 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है 78.51। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एग्जाम में कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, है ना। मैंने तो एक लमसम लमसम ला लिया था, मुझे थोड़ा समय लगता है इसको सॉल्व वॉल्व करने में, बट आपको ये एग्जाम में खुद से सॉल्व करके लाना है। और यहाँ पे 78.51 का स्क्वायर अगेन, अब ये आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत की बात है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपका मैथ्स तेज होना चाहिए भाई एकदम। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 78 79 के लगभग का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना रहेगा आपको। ठीक, मैं इसको कर ले रहा हूँ अपने कैलसी की मदद से, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज है भाई, मुझे एग्जाम नहीं देना है। ये आ रहा है 2.68, ये आ रहा है हमारा 2.68 एम्पियर। अब मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। क्यू की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर मतलब 2.68 का स्क्वायर इंटू एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू मैं लाया था, अभी कितनी लाया था, 78.51। बस इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.68 का स्क्वायर इंटू 78.51, 563.89 के आसपास। ठीक, तो ये आ रहा है इसके आसपास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर में है ना, अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, ये 3.14 लेते तो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आती, इस वजह से आंसर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, अदरवाइज चीजें वैसी ही आने वाली है। क्लियर, ओके, चलते हैं आगे फिर। देखो इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, तब आपको ये सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से कि भाई मैं ऐसे क्वेश्चंस पे अपना समय वेस्ट करूंगा तो मेरे कितना समय लगेगा, और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मेरा आंसर जो आउटपुट आ रहा है वो एकदम मतलब ऐसा रहना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास काफी समय है, तब आप इन सब क्वेश्चन को उसी समय एट दैट टाइम अटेम्प्ट कीजिए। बट अदरवाइज मेरा यही सलाह रहता है कि जो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लंबे लगते हैं आपको, जो थोड़े से लंबा कैलकुलेशन होता है जिनके अंदर, अगर आपको वो आता है तो उसको आप एक मार्क एज क्या करते हैं, उसको हम लोग मार्क कर लिया करो, फिर एट द एंड उसको सॉल्व कर लिया करो ना। जस्ट अ मिनट। ओके, ये आप कोई न्यूमेरिकल नहीं है क्या, जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक है, किसी को आप बताइए, मैं एक जस्ट मिनट एक कॉल करके आया। हेलो, हाँ हाँ हाँ।
नाम एक बार पूछ लेना। अरे उसका जो पूछ रहे थे वो उसका नाम ठीक, कुछ होगा तो कॉल करना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो इनमें से कौन सा हमारे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन नहीं है। तो देखिए, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा हैवी लोड्स के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वो समझ नहीं पाई होगी ना, मैं अभी बोल दिया हूँ दे देंगे। अरे चलो ठीक है, मम्मी को बोल दूँ उसी नंबर पे कॉल बैक कर दें। ठीक, वो वही वाली ओटीपी बतानी है ना जो लास्ट, वो मतलब वैसा तो नहीं ना दोबारा से कोई चेंज हो गया होगा। हाँ मम्मी, उसको कॉल बैक की थी तू? ठीक है, बता दी ना। हाँ हाँ, वही है वही है, उसको फिर से कॉल कर देना और बता देना जो भी चीज़। हाँ, चलिए। हम्म, ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हमारे जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैवी लोड्स के लिए हम लोग यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा बिग एप्लीकेशंस में इसका यूज नहीं होता है ना, छोटी छोटी चीजों में यूज होता है। जैसे कहाँ पे इसका यूज होता है, तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो फैंस होते हैं ना उसके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग जो टेबल फैन होते हैं छोटे छोटे उसमें हम लोग यूज करते हैं। हेयर ड्रायर्स वगैरह में इसका यूज होता है। तो लिफ्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट रहती है जो कि बहुत ज्यादा हैवी लोड बियर करती है, उसके अंदर हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये तो कर ही नहीं सकते हैं, बहुत छोटे छोटे मोटर्स होते हैं इसके। ठीक है, आपके हेयर ड्रायर वगैरह के अंदर जो मोटर रन करता है ना, वो उसका रहता है ये। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, एज द लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इंक्रीजेस। तो रिमेन्स अनचेंज तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज तो होगा ही नहीं। तो होता क्या है कि एज द लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे लीडिंग पावर फैक्टर कम होते जाएगा, हम लोगों ने उसमें देखा था वोल्टेज रेगुलेशन में लीडिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर कैसे बढ़ता कम होता है ना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, तो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज देने के लिए जो जनरेटेड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब वही अगर क्या होता, लीडिंग पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा होता, ठीक है, ये डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो रहा होता, तो जो जनरेटेड वोल्टेज है वो हमको क्या कम, क्या लगता, पहले से अब कम लगता। क्लियर? तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग में है, लीडिंग पावर फैक्टर हमारा कम हो रहा है, तो जनरेटेड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा जो जनरेट हो रहा होगा उसको हम लोग को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I2 इफ I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब आपको ये सब चीजें कुछ भी नजर नहीं आ रही होगी ना। हम्म, एक मिनट ना, मैं
100 से ज़्यादा पेजेस ये एक बार में ले नहीं पाता है, तो करना ही पड़ता है कि है। आप सभी को क्लियर दिख रहा है? तो ये हमारी सर्किट है, पहली सर्किट है। ठीक, और ये हमारी सेकंड सर्किट है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I2 इफ I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये यहाँ पे I1 जो है हमारा 10 एम्पियर है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 10 एम्पियर। I1 की वैल्यू यहाँ 10 एम्पियर दी हुई है, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो किसी को देख के लग सकता है कि नहीं भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बिल्कुल ही अलग टाइप का है, दो अलग सेपरेट सर्किट है, कैसे सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, कोई प्रकार का रिलेशन हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो बात ऐसी है कि ये जो सर्किट यहाँ पे बनी हुई है ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, ठीक है, क्लियर। तो जैसा हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम के में चीजों को जानते हैं कि जो एक्साइटेशन जो रहता है, मतलब जो रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है ना। इस वजह से जो हमारा आपका जो ये इनपुट 10 एम्पियर है, वैसे ही क्या रहेगा हमारा जो आंसर जो आएगा आपका आउटपुट टर्मिनल में, दैट इज I2, ये भी क्या होगा आपका 10 एम्पियर ही होगा। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 एम्पियर। क्लियर? क्लियर है ना? तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में यही होता है कि रेशियो ऑफ जो रिस्पॉन्स है और एक्साइटेशन है वो सेम रहता है, इवन दो अगर आप क्या कर दो, अपने लोड को और अपने सोर्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर लो। तो इंटरचेंज होने के बावजूद वो दोनों क्या रहते हैं, लगभग, मतलब लगभग क्या, सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका सोर्स इंटरचेंज हो जाए इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल में। तो एफिडेविट क्वेश्चंस देकर के आपको क्या कर सकता है, वो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, आप थोड़े से डर सकते हो कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये कैसे बनाऊंगा, बट नहीं है, वैसा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन। तो जूल्स क्या चीज है, एनर्जी है ना। एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो पावर क्या है हमारा यहाँ पे, पावर, सॉरी, पावर का क्या यूनिट होता है, वॉट होता है, और टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड होता है। तो वॉट सेकंड, दैट इज है क्या, ऑप्शन नंबर बी, वॉट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर? वॉट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर इज वाइडली यूज्ड एज अ। किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर का यूज करते हैं, मतलब वाइडली यूज किया जाता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरह, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरह, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट की तरह, या लो इम्पीडेंस सर्किट की तरह। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर का हमारा जो यूज है वो किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोलना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का। दैट इज हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। अब ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की जगह यूज किया जाता है, और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता क्या चीज है। तो देखिए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि आप जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज कर रहे हो हायर वोल्टेज या हायर करंट को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, ट्रांसफर कर दे रहे हो लोअर वोल्टेज या लोअर करंट में, ताकि आपका जो सिस्टम है
वो जो बाकी मेजरमेंट के लिए यूज कर सके, ठीक है। तो मेजरमेंट में ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, जैसे कि 11 केवी की लाइन जा रही है, 33 केवी की या 66 केवी की लाइन जा रही है, तो उतने वैल्यू को मेजर करने के लिए उतना बड़ा एमीटर वोल्टमीटर वगैरह यूज नहीं करते हम लोग, उसको स्टेप डाउन वगैरह सब करके लाते विद द हेल्प ऑफ सीटी पीटी, है ना, वो डिफरेंट चीज है। पर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे जाकर काम करता है, हायर वोल्टेजेस हायर वैल्यूज को लोअर वोल्टेजेस लोअर करंट में वो चेंज करता है, ठीक, ताकि आपका क्या हो सके और क्या कर सके हम लोग मेजरमेंट पर्पस के लिए हम लोग उसको प्रॉपरली यूज करते हैं। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम separate feeder radiates from single distribution and feeds the distributor at, हम लोग बात कर रहे हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। किसकी बात हो रही है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो क्या कहना चाहिए, सिंगल एक ही तरफ से इसमें फीडिंग होती है। अगर वो पावर सप्लाई जो आपका आपने यहाँ जहाँ सिंगल साइड से जो आप फीड कर रहे हो, अगर वो बंद हो गई, इंटरप्ट हुई, तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बंद हो जाता है। वहीं जो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी सप्लाई होती है वो आपके बोथ दी एंड से होती है। इवन तो आपका एक एंड से क्या हो जाए, मतलब आपका पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं से जो सिस्टम, जो रिंग मेन सिस्टम कहीं ना किसी पार्ट से कनेक्ट होता है और सप्लाई जो रहता है वो बने रहता है। बट रिंग मेन सिस्टम बनाने के लिए जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो रेडियल सिस्टम ही हमारे इंडिया में जो सिस्टम है मोस्टली रेडियल सिस्टम है। और क्यों यूज होता है रेडियल सिस्टम? क्योंकि अपने को चीजें कैसी चाहिए, सिंपल चाहिए, हमको चीजें कैसी चाहिए, लेस एक्सपेंसिव चाहिए, ठीक है, सिंपल होना है, लेस एक्सपेंसिव होना है। बट इशू हमारे साथ ये है कि ये क्या नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, इट इज नॉट रिलायबल। तो आंसर तो इसका सिंपल सिंपल है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसमें जो फीड अपन करेंगे वो कहाँ से होगा, एक ही एंड से होगा, फ्रॉम वन एंड ओनली। और इसका एडवांटेजेस ये कि ये सिंपल है और काफी लेस एक्सपेंसिव है। बट सबसे बड़ा इसका इशू ये है कि ये रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है ना। क्लियर, चले आगे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इफ द कंट्रोलिंग टॉर्क इज टू हाई, ठीक है, what effect will it have on the accuracy of the system होना चाहिए था, ठीक है, एक दो लाइन एक दो वर्ड ऐप हो गए। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका कंट्रोलिंग टॉर्क काफी हाई हो चुका है। अपने पास कौन कौन से टॉर्क होते हैं, तीन टाइप के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और एट द एंड डैम्पिंग टॉर्क, है ना। हम लोग जो सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करवाते हैं इधर जो हमारा मूविंग आयरन मूविंग कॉइल सिस्टम है, ईएमएमसी सिस्टम है, उसके जरिए डिफ्लेक्शन हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं। और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये क्या करता है, बाई वेरियस अदर अरेंजमेंट ये कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अपने से क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क अगर अपना ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा है, तो फिर क्या इश्यू आएगा भाई हमारे पास, तो अपना दिक्कत ये होगी कि the accuracy of the instrument will stop working, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वर्किंग स्टॉप कर देगा। द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल रिमेन अनअफेक्टेड, द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज, द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल डिक्रीज। तो कंट्रोलिंग टॉर्क अगर ज्यादा हो गया, देखो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है कि अगर मैं एक उसकी बात करूं, एक मीटर की बात करता हूं, ये 0 से स्टार्ट किया, ये मेरी ट्रू वैल्यू है 80, ट्रू वैल्यू, ठीक, ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंटर है, अभी कहाँ पे है, 0 पे है, ठीक है। ये मेरा पॉइंटर अभी है कहाँ, 0 पे। 0 पे मैंने इसके ऊपर जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, मेरा पॉइंटर क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर मतलब एक उसको फाइनल पोजीशन पे जाके रुकना भी है। तो उस फाइनल पोजीशन पे रुकेगा तब वो जब उस
पर्टिकुलर जगह पे, उसके फाइनल पोजीशन पे जितना आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहे हो उतना ही आप यहाँ से कंट्रोलिंग टॉर्क लगे, ठीक। तब तो वो अपनी ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वहां पे आके रुक जाएगा, ठीक है। रुकने से पहले काफी ज्यादा ऐसे करके ऑसिलेशंस करेगा, उस ऑसिलेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो बात अलग है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। अब बात यहाँ ये हो रही है कि आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क था जितना आपका होना चाहिए उससे ज्यादा है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, तो उससे ज्यादा है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, दिस मींस दैट पॉइंटर जो अब यहाँ रुक रहा था पहले, अब वो थोड़ा पहले रुक जाएगा। पॉइंटर जो पहले यहाँ रुका करता था अब क्या होगा, उससे थोड़ा पहले रुकेगा। दिस मीन्स दैट सिस्टम की क्या कम हो जाएगी, दिस मीन्स दैट सिस्टम की क्या कम हो जाएगी, द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी भी जो रहेगा दैट इज एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे अब डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क से हमारे बनते हैं, है ना। हर एक उसमें बनता है कि क्या ना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी बनता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एक स्प्रिंग टूट गया तो क्या होगा, या टूट गया था उसके बाद पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, जब पॉइंटर मूव कर रहा था उस समय टूट गया अगर एक स्प्रिंग तब क्या होगा। तो बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी अच्छी चीज है यहाँ से, और काफी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, है ना। देखेंगे हम लोग उन सब चीजों को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डज द इनपुट इंपेडेंस ऑफ सीआरओ अफेक्ट्स इट्स डिफ्लेक्टिंग सेंसिटिविटी। किस तरीके से इनपुट इंपेडेंस, सीआरओ का जो इनपुट इंपेडेंस होता है जो कि काफी हाई होता है, वो उसकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो जो इनपुट इंपेडेंस होता है सीआरओ का वो कितना हाई होता है, तो 1 मेगा ओम के रेंज में होना चाहिए ये, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। 1 मेगा ओम यूजुअली, एक मेगा ओम से 10 मेगा ओम के बीच में आपको ये क्या मिलेगा, आपको ये इनपुट इंपेडेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो इनपुट इंपेडेंस होता है सीआरओ की बात करें हम लोग तो 1 मेगा ओम टू 10 मेगा ओम। इस वजह से इसके ऊपर क्या नहीं होता, इस वजह से इसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा, लोडिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, मतलब लोडिंग इफेक्ट नहीं है इसमें। क्लियर, ठीक। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो जितना ज्यादा आपका इनपुट इंपेडेंस रहेगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, हायर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी is directly proportional to input impedance. If the input impedance is high, this means that the deflection sensitivity will also be higher. तो जितना ज्यादा आपका इनपुट इंपेडेंस उतनी ज्यादा आपकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। अगर आपका इनपुट इंपेडेंस कम है तो आपका डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका इनपुट इंपेडेंस ज्यादा है तो आपकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, चले आगे। और कितनी होनी चाहिए इनपुट इंपेडेंस एक सीआरओ का, आइडियली 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम के बीच में, आइडियली नहीं मतलब होना चाहिए इतना। और अगर इनपुट इंपेडेंस ज्यादा होता है तो होता क्या है, लोडिंग इफेक्ट का आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, the permanent magnet synchronous motor has a configuration almost identical to the conventional synchronous motor with the absence of क्या, किस चीज का उसमें एब्सेंस होता है। तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर में क्या चीज नहीं रहेगी, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, तो ये तो रहेगा भाई। विदाउट एयर गैप तो वो मतलब एक दूसरे पे रगड़ना चालू हो जाएंगे। फील्ड वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग, हाँ ये नहीं होता। एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर रहेगा तो उसके ऊपर क्या नहीं रहेगी, फील्ड वाइंडिंग नहीं रहेगी। फील्ड वाइंडिंग का काम कौन कर देता है, परमानेंट मैग्नेट कर देता है। फील्ड वाइंडिंग एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी प्रोड्यूस होती है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फील्ड वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग भी नहीं रहेगा बिकॉज उसमें किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं देने वाले हो, ना डीसी ना एसी, ठीक है। डीसी देते हैं हम लोग किसके लिए, ताकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बने, और फिर वो सिंक्रोनस मशीन होती है, मोटर रहता है तो वो लॉक हो जा इंटरलॉकिंग हो जाती है उसके साथ में। बट वो सब यहाँ चीजें नहीं होगी बिकॉज परमानेंट मैग्नेट में फील्ड वाइंडिंग और स्लिप रिंग क्या होता है, नहीं होता है ना। ठीक है,
चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एप्लीकेशंस सच एज ड्रिंक एंड फूड मिक्स और सीविंग मशीन। तो मिक्सचर्स में और सीविंग मशीन्स में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिंपल, दैट इज यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर की खासियत क्या होती है? यूनिवर्सल मोटर जो हमारे होते हैं, दे कैन ऑपरेट ऑन बोथ एसी एज वेल एज डीसी। एसी एंड डीसी दोनों पे ऑपरेट वर्क करते हैं। ठीक है, डीसी पे ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, बट एसी डीसी दोनों पे ऑपरेट कर सकता है। और बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर का, है ना। ये हम लोग अपना यूज करते हैं सीविंग मशीन्स के अंदर, और ये जो मिक्सर्स बनाते हैं, ग्राइंडर्स बनाते हैं, उनके अंदर। जितने भी आपके ये जो इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो गए, ये रिपल्शन मोटर हो गया, फिर रिलक्टेंस मोटर हो गया, हिस्टेरेसिस मोटर भी एक रहता है हमारा, है ना। तो जितने भी ये टाइप के जो मोटर्स हैं, इनका जो एप्लीकेशन है ना, वो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, बिकॉज एप्लीकेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किसका टॉर्क ज्यादा है, किसका टॉर्क कम है, किसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, किसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है, शेडिंग, कॉपर शेडिंग बैंड यूज की जाती है, कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है। ठीक है, वो सब चीजें मतलब जैसे क्वाड्रेचर में लाने के लिए करते हैं, तो वो सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? तो इनमें से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का क्या एप्लीकेशन है भाई? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या है? अपने पास दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बहुत इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। सिमिलरली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बहुत, एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो बड़े मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक है, और एक बार डीमैग्नेटाइज हो गया तो बड़े मुश्किल से मैग्नेटाइज होगा। तो जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में हम लोग यूज करते हैं। वहीं पर अगर मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करूं, तो ये हमारे कहाँ यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। काफी बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं इसके, जैसे कि आप मान लो जो जंक यार्ड रहता है, जंक यार्ड के अंदर फिर ट्रक होती है ना, ट्रक होती है। ठीक, ये ट्रक के ऊपर ऐसे एक मशीन ऐसे लगा रहता है, ऐसा सा। ये जब ये स्विच ऑन करता है तो ये एज ए मैग्नेट काम करता है, तो नीचे जो आपकी कार जो भी रखी रहती है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होती है, इससे आगे चिपक जाती है, और जैसे ही स्विच ऑफ करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुरंत क्या होता है? डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये लूज कर देते हैं तो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। ठीक, तो ये सब जो यूज हम लोग करते हैं, ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, हायर वैल्यूज ऑफ मैग्नेट अगर हम लोग को बनाना है, मैग्नीट्यूड ज्यादा मैग्नीट्यूड का मैग्नेट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो हमारे परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो काफी कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following option shows the correct proportion of helium and neon gas in mixture of helium neon laser? हीलियम नियॉन लेजर सॉरी लेजर बोल रहा हूँ मैं, लेजर की बात करें तो इसके अंदर जो मिक्सचर रहता है वो कैसा रहता है, कितने कितने प्रोपोर्शन में रहता है? 90% हीलियम, 10% नियॉन, 80% हीलियम, 20% नियॉन, 20% हीलियम, 20% नियॉन, तो बाकी क्या रहेगा? कुछ नहीं भाई। तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी तो हट गए, बचा ए और बी। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 90% हीलियम एंड 10% नियॉन। ठीक है, और अगर इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो हीलियम नियॉन लेजर लेजर है, इसका आपको वेवलेंथ क्या होता है ना। तो ये लगभग 628 नैनोमीटर के आसपास आपको इसका वेवलेंथ देखने को मिलेगा। क्लियर? क्योंकि एक क्वेश्चन शुरुआत में मेरे को मुझे ध्यान तक ध्यान आ रहा है, हमारा 9 अक्टूबर के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो कि वेवलेंथ के ऊपर था, है ना। तो यहाँ से पूछा तो हम लोग इसके भी बारे में जान लेते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर जो होता है उसका वेवलेंथ 628 के लगभग आपको देखने को मिलेगा, 628.6, 628 पॉइंट समथिंग है। क्लियर? चलिए, तो कितना समय हो गया है? ऑलमोस्ट आवर टाइम्स अप। ठीक, तो हम लोग आज के लेक्चर में यहीं तक चीज़ों को रखते हैं, बट बिफोर कंक्लूडिंग अवर लेक्चर
let me tell you once again about the different courses that are ongoing on our GATE Academy application. That is the all state AE एग्जाम, जिसके अंदर हम लोग आपको सभी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो हमारे एई के एग्जाम्स होते हैं, जेई के एग्जाम, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर CSPDCL का एग्जाम होता है ना, एई और जेई दोनों का लेते हैं एग्जाम। काफी टाइम हो गया CSPDCL का एग्जाम हुए, जेई का रिजल्ट आ गया, जेई की पोस्टिंग हो गई, एई का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ। और अगर आप PSUs वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे इस कंप्लीट पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगी, पूरे हमारे एई और जेई एग्जाम्स के पैकेज के अंदर, जो कि आपको 777 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। Similarly, if you want to prepare for SSC JEE and for CBT1 CBT2, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, और वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़। तो 777 रुपीज़ के एक नॉमिनल से प्राइस आप पे करिए, और उसके अंदर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं गेट एकेडमी के साथ अपने SSC JEE की, जिसके अंदर हम लोग आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आगे अगर चलूँ मैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो RRB JEE 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ही समय के अंदर आ जाएगा, और जब वो नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय तक अगर आप प्रिपरेशन अपनी यहाँ से छोड़ के रखोगे कि नहीं भाई मैं जब आएगा नोटिफिकेशन, विदाउट नोटिफिकेशन नो मोटिवेशन वाला जो हिसाब है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, बिकॉज अगर आप टेक्निकल के एस्पिरेंट हो तो भाई आपको वहाँ पे अपने RRB JEE के अंदर जो CBT1 वाला पार्ट है वहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रेस के बाहर हो जाओगे, है ना। तो आपको एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। तो RRB JEE CBT1 का अगर आपको प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना है, तो 499 के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको RRB JEE का कंप्लीट टेक्निकल पार्ट पढ़ना है तो हम वो भी हम आपको 499 में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, CBT1 CBT2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर चीज़ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारा CBT1 प्लस CBT2 का जो कोर्स है जो कि 777 रुपीज़ के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे पास जो कोर्सेज हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, सिविल के लिए हैं, मैकेनिकल एस्पिरेंट्स के लिए। क्लियर। आफ्टर दैट अगर आप एक अच्छी बुक की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, क्योंकि आपको चाहिए इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, पढ़ने के लिए खास है होता नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते होंगे, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। अदरवाइज थोड़ी चीज़ें जो हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में प्रैक्टिस के ऊपर है, तो प्रैक्टिस अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और वो प्रैक्टिस को आपको प्रोवाइड कराने के लिए जो गेट एकेडमी है आपके लिए ई बुक लॉन्च किया हुआ है 2010 से लेकर 2024 तक, जितने भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, हर एक ब्रांच के, हर एक सब्जेक्ट के, मतलब सॉरी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सब ब्रांचेस सबको मिला करके वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में। सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा कंपाइलेशन चाहिए अपने CBT1 में आए हुए जितने भी टेक्निकल वाले पार्ट के क्वेश्चन हैं उन सभी के, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई बुक गेट एकेडमी ने लॉन्च की हुई, जिसके अंदर 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी CBT1 में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज यहाँ पे आपके लिए ई बुक के फॉर्म में बाइफरकेट किया हुआ है, और इसका भी प्राइस मात्र 222 रुपीज़ प्लस GST रखा है। एंड नाउ एट द एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPPCL JEE 2025, है ना, जिसका नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन है कि भाई आ जाएगा 1-2 मंथ के अंदर, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के साथ, हमारे गेट एकेडमी के साथ आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में UPPCL JEE 2025 के, जिसके अंदर आपको जो प्राइस है 999 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, ऑल GST एवरीथिंग। तो केवल 999 रुपीज़ पे करना है आपको, और आप गेट एकेडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, UPPCL JEE के बनने का सपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग ने आज यहाँ 40 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय, जय हिंद।